Hello to everyone. Welcome to Parvaz Academy. Today we are going to start this lecture series that is purely based on the revision. So I'm not going to get deeper into this subject because we don't have to do a PhD in this, but we are going to revise these concepts for the exam from the examination point of view. So keeping in mind only the demand of the examination, and so I have, as you have seen on the first slide, this is only for the revision purpose. First of all, we are going to start from the theory base of accounting. Today we will discuss 2 or 3 concepts so that we can retain them, and then next part of this video will be on your phone. So first let's start today, and if you are not subscribed so far, please hit the subscribe button. That is the only way you can support me. So let's start this lecture. So I will be using bilingual sort of speaking. So if you are having any troubles or any problems, you can just comment to me below. So for today, first we are going to start from some concepts that we study in this unit, that is theory base of accounting. First of all, let's go to the first slide. What is gap? गैप क्या है ये आपको पता होना चाहिए, और इसके साथ साथ इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, क्रूशियल क्यों है, ये भी पता होनी चाहिए. सारी बातें लिख के हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स. फर्स्ट, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. गैप स्टैंड्स फॉर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है और बनते भी हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस इज इम्पोर्टेंट. देन नेक्स्ट, 8 कंसेप्ट रूल्स. अब इस गैप में क्या क्या है, गैप में क्या क्या है, सबसे पहले आपको याद रखना है. इसमें कुछ रूल्स हैं, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, और इसमें कुछ कन्वेंशंस. रूल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस. सो एवरीथिंग, कुछ रूल्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ कन्वेंशंस, जो कि क्या करते हैं, जो कि इंश्योर करते हैं कि यूनिफॉर्मिटी आए और कंसिस्टेंसी रहे डेटा में. जो भी आप डेटा हैंडल कर रहे हो, जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो, उस डेटा में, उस रिकॉर्ड करने में एक यूनिफॉर्मिटी बन के आए हर जगह इन द वर्ल्ड, एंड कंसिस्टेंसी, और उसमें एक रिदम रहे. ठीक है. एंड सेकंड थिंग, जब भी हम उनको उस डेटा को लें, वो एक रिलायबल डेटा हमारे लिए बने, प्रोवाइड्स रिलायबल इन्फॉर्मेशन. वो डेटा ऐसा हो कि जो हमें रिलायबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते और इनेबल करे हमें, अगर हमें कंपैरिजन करना होगा बिटवीन 2 फर्म्स, तो उसको हम बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन. इंटर फर्म कंपैरिजन भी हो और इंटर पीरियड कंपैरिजन भी हो, यानी कि अगर एक फर्म का अपने ही एक फर्म को अपने ही डेटा के साथ, जो इसके प्रीवियस ईयर डेटा हैं, जो इसके प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड्स हैं, उनसे कंपेयर करना है, तब हम उसको बोलेंगे इंटर पीरियड कंपैरिजन. तो यहाँ पे हमने 2-3 चीज़ें सीखी. पहला, व्हाट इज़ गैप. सेकंड, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, बिकॉज इट इनेबल्स यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी. देन इट प्रोवाइड्स रिलायबल इंफॉर्मेशन and enables comparisons. 2 types of comparisons. First is inter-firm, then inter-period comparison. So this is important in this slide. Next, फंडामेंटल एजम्पशंस. नाउ हमने पढ़ा कि गैप में रूल्स भी हैं, कॉन्सेप्ट्स भी हैं, और कन्वेंशंस भी हैं. कॉन्सेप्ट्स जिनको हम एजम्पशंस भी बोलते हैं. तो दीज आर एक्चुअली द पिलर्स ऑफ दिस अकाउंटिंग सिस्टम. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस. यहाँ पे लिखा भी है, द पिलर्स अपॉन विच ऑल अकाउंटिंग सिस्टम्स आर बिल्ट. वो हैं कुछ फंडामेंटल एजम्पशंस जो हम पढ़ेंगे. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, याद रखना है बस. इसमें ये बताता है कि बिजनेस जो है बिल्कुल सेपरेट हैं इसके ओनर से. जो भी बिज़नेस हैं वो सेपरेट हैं और डिस्टिंक्ट हैं, यानी कि अलग थलग हैं. और सेपरेट का मतलब ये अलग थलग फ्रॉम इट्स ओनर. यानी कि अगर मैं कोई ओनर हूँ किसी बिज़नेस का, सपोज़ आई एम द ओनर ऑफ अ बिज़नेस, मेरे पास एक कोचिंग एकेडमी है, तो इस कोचिंग एकेडमी का मैं ओनर हूँ, और इस कोचिंग एकेडमी के साथ जो भी बिज़नेस होता है, यानी कि इस कोचिंग एकेडमी का बिज़नेस और इसका ओनर, ये दोनों अलग अलग हैं. ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं. ये आपको बताता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. यानी कि एन ओनर एंड अ बिजनेस, दीज आर 2 सेपरेट एंटिटीज़. और जब जो भी ट्रांजैक्शंस होगी इस एकेडमी में, वो रिकॉर्ड की जाएंगी इन द नेम ऑफ बिजनेस यूनिट, यानी कि इस बिजनेस यूनिट के नाम पे की जाएंगी. दे आर ट्रीटेड, ये दोनों अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे. सिंपल सी बात है. और इसमें यह भी आपको याद रखना है कि इफ़ अ पर्सन takes anything from his business, suppose if I take anything from this coaching academy for personal use,
दोज थिंग्स आर कॉल्ड ड्राइंग्स, उनको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। और वो ड्राइंग्स हमेशा इसका जो कैपिटल है वो रिड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। कैपिटल इज़ एनीथिंग दैट इज़ इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। सपोज मैंने एकेडमी खोली और मुझे इसमें 1 लाख रुपए लग गया, ठीक है, तो ये 1 लाख जो है ये कैपिटल है दैट आई हैव गिवन। एंड ओनर गिव्स, ओनर जो होता है वो कैपिटल यूज़ करता है बिज़नेस को खड़ा करने में, बट दैट कैपिटल इज़ एक्चुअली अ लायबिलिटी जो कि ओनर बिज़नेस की तरफ से ओनर बिज़नेस को ओनर की तरफ ओनर को पे करनी है, दैट्स द लायबिलिटी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, टर्म्स हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं। नेक्स्ट, एंटिटी कॉन्सेप्ट की एग्जांपल सिंपली समझने के लिए जो मैंने अभी समझाई थी, जैसे कि मैंने कैपिटल कोई मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, मैंने परवाज़ एकेडमी स्टार्ट की, तो इसमें मुझे लगा, सपोज़ परवाज़ एकेडमी मैंने स्टार्ट की, इसमें मुझे 1 लाख रुपए लगा, 1 लाख। तो ये 1 लाख क्या है? दिस इज़ द कैपिटल जो मैंने इसमें इन्वेस्ट किया। अब बिज़नेस के लिए एक लायबिलिटी बन गई, यानी कि बिज़नेस को कल मुझे वापस करना है, ऑल्दो आई एम द ओनर, बट बिज़नेस को ये वापस, एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आपको सेपरेटली ट्रीट करना है बिज़नेस के ओनर को भी और बिज़नेस को भी, तो फिर ये इसके लिए एक लायबिलिटी बन गई, ठीक है। सिमिलरली अभी मैंने कहा अगर मैंने इस 1 लाख में से कुछ यूज़ किया पर्सनल की चीज़ों के लिए, पर्सनल चीज़ों के लिए, सपोज़ मुझे एक रेन कोट ख़रीदना था, मैंने इसमें से कुछ पैसे निकाले 1000 रुपये, वो ड्राइंग्स होगी, क्या होगी? ड्राइंग्स। अब वो ड्राइंग्स भी जो हैं वो भी अलग से रिकॉर्ड की जाएंगी। हालांकि ये नहीं सोचा जाएगा वहाँ पे कि ये इसी का है तो नहीं करेंगे, नहीं, उनको आपको अलग से ये रिकॉर्ड करना है, क्योंकि बिज़नेस को हम अलग से सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना। यूजिंग बिजनेस मनी फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस रिड्यूस लायबिलिटी। अब ये भी है कि अगर आपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए इसको यूज़ किया तो लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि आपने दिया था 1 लाख, उसमें से आपने अब 1000 ले लिया, तो वो 1000 ऑलरेडी कम हो गया, तो इट रिड्यूसेस द लायबिलिटी। जो इसको पे करना था वापस 1 लाख, उसी में से तो कम हो गया, तो इसलिए रिड्यूस होगी। पर्सनल एसेट्स, द ओनर्स होम और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आर नेवर इंक्लूडेड। अब मेरे पास जो मेरा घर है, जैसे कि आप देख रहे हो, ये परवाज़ एकेडमी मैंने ओपन की, बट मेरा घर या मेरी जो भी प्राइवेट चीज़ें हैं घर पे, उसके साथ बिज़नेस का कुछ नहीं है, इस एकेडमी के साथ उनका कुछ नहीं है और वो बिल्कुल अलग है। इसीलिए जो बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है ये इम्पॉर्टेंट बनता है, क्योंकि ये सेपरेट करता है एक बिज़नेस ओनर को फ्रॉम हिज बिज़नेस, ठीक। तो जो ओनर होता है उसको सेपरेट करता है फ्रॉम द बिज़नेस। आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। नाउ सेकेंड कॉन्सेप्ट इज़ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का जो कोर आइडिया है वो क्या है, वो आपको याद रखना है। ओनली ट्रांजैक्शंस दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड। इफ़ यू रिमेंबर, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द ट्रांजैक्शंस, तो मनी एंड जो रिकॉर्ड की बिजनेस से रिलेटेड हो, MB, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो बिज़नेस रिगार्डिंग हो और उसको हम मनी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसी को हम बोलेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी ओनली ट्रांजैक्शंस दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड। जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है वो आपको ये बोलता है कि आप क्या करोगे, हमेशा वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे जो हम मेजर कर सकेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन कोई ऐसी जिसमें मनी इन्वॉल्व होगी, देन यू रिकॉर्ड दैट फॉर द बिजनेस। प्रोवाइड्स अ कॉमन यूनिट ऑफ मेजर। अब यहाँ पे ये ज़रूरी है कि बिजनेस मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ही आपको एक यूनिट देता है किसी भी बिज़नेस को मेजर करने के लिए या किसी भी ट्रांजैक्शन को मेजर करने के लिए। तो वो यूनिट क्या है? मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी, जैसे रुपी हैं, डॉलर हैं, व्हाटएवर। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। एनीथिंग दैट कैन नॉट बी मोनेटाइज्ड इज एक्सक्लूडेड। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप मोनेटाइज नहीं कर सकते, यानी कि जिसको आप मॉनेटरी वैल्यू नहीं ऐड कर सकते, तो उसको हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक। सिंपल सी बात, मैंने कोई चीज़ खरीदी अपने कोचिंग सेंटर के लिए, जैसे एक पेन टैब, तो इसका वैल्यू है मॉनेटरी वैल्यू, जी हाँ है। तो MB है, इसके साथ बिज़नेस से रिलेटेड हैं, मेरी कोचिंग बिज़नेस से रिलेटेड है, तो ये भी हैं, तो M प्लस B दोनों वैल्यूज़ है, तो मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा, ठीक हो गया। अब एक और चीज़ मैंने देखा कि पेन टैब की क्वालिटी कैसी है। अब ये क्वालिटी क्या मैं मेजर कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ मनी? नहीं कर सकता, क्योंकि पेन टैब मैं लाऊंगा 1000 में, वो भी लिखेगा,
2500 में वो भी लिखेगा, 10,000 में वो भी लिखेगा, बट क्वालिटी इनकी अलग अलग होगी, डेफिनेटली होगी, बट उस क्वालिटी को मैं क्या मेजर कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ मनी? नहीं कर सकता। तो वो मैं इसलिए यहाँ पे इसमें इंक्लूड नहीं करूँगा। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट कितना अच्छा है, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट कितना अच्छा है, बहुत अच्छा होगा, लेकिन क्या हम उसको इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो आप मनी में मेजर कर सकते हो और जिसका बिजनेस से रिलेटेड है, तब जाके आप उसको रिकॉर्ड करोगे। मनी मेजरमेंट एग्जांपल देखो, यही जो मैंने अभी कहा, कंप्यूटर ख़रीदे हमने, जो ज़रूरत थी, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि बिज़नेस से रिलेटेड हैं और ट्रांजैक्शन मनी में हुई हैं। इसी तरह से कोई रॉ मटेरियल, तो दीज आर रिकॉर्डेड। और अगर हमने कोई ऐसी चीज़ देखी जो हम मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे कोई कैपेबल मैनेजर है, या मैंने अपनी अकेडमी में कोई टीचर लाया जो बहुत ज़्यादा कैपेबल है, क्या मैं उसको उसकी कैपेबिलिटी को मेजर कर सकता हूँ मनी में? नहीं कर सकता, तो इसलिए नहीं, ठीक, उसको फिर ट्रांजैक्शंस में भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अब लिमिटेशंस क्या हैं इस मनी मेजरमेंट पावर की, वो देखनी है। सबसे पहले तो परचेजिंग पावर, यानी कि जब भी आप मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट लगाते हो तो ये इग्नोर करता है क्या? इन्फ्लेशन को ये इग्नोर करता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि पिछले साल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पेन टैब मैंने ख़रीदा, पिछले साल पेन टैब आता था सपोज़ करें 2500 में, और इस साल ये पेन टैब आता है 2700 में। लेकिन जब मैं इसको ख़रीदूँगा तो ये 200 जो इन्फ्लेशन की वजह से इसमें ऐड हो गए, ये वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, ये इसका ओरिजिनल कॉस्ट रिकॉर्ड करेगा। तो इसका जो परचेजिंग पावर है मनी का, जो कम हुआ है, क्योंकि पिछले साल अगर 2500 में आता था तो कम मनी में हम ज़्यादा चीज़ खरीद सकते थे, लेकिन इस साल 2700 में तो ज़्यादा मनी में लगेगी उस चीज़ को ख़रीदने में। तो परचेजिंग पावर को ये रिकॉर्ड नहीं करता है, ठीक है, इस बात को याद रखना है। इट एज्यूम्स द वैल्यू ऑफ मनी रिमेन स्टेबल ओवर टाइम। यही तो है, जब आप परचेजिंग पावर या इन्फ्लेशन, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है, अगर इन्फ्लेशन को आप रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हो, इसका मतलब यही है कि आप एज्यूम कर रहे हो कि मनी का जो वैल्यू है दैट रिमेन स्टेबल, वो हमेशा स्टेबल रहेगा, एक जैसा रहेगा। कोई चीज़ हमने 1995 में ख़रीदी और आज कोई चीज़ हमने 1995 में ख़रीदी है और कोई चीज़ हमने आज ख़रीदी है, तो उनमें फ़र्क तो होगा, लेकिन एज़ पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हम उसमें वो फ़र्क नहीं दिखा पाते हैं। तो डेटा जो हमारा है वो हो जाता है मिसलीडिंग। क्या हो जाएगा? मिसलीडिंग डेटा हो जाएगा। तो ये इसके कुछ लिमिट ना है। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हमने आज पढ़े, तो आई होप आपको पसंद आया होगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको PDF चाहिए तो PDF भी मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में।